माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। और आज हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स, उन्हीं को दूसरा नाम कहा जाता है स्टैंडिंग वेव्स। तो बच्चों, स्टेशनरी वेव्स मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन इसकी। स्टेशनरी वेव्स मतलब दो वेव्स होती है जो कि आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेलोसिटी, टू आइडेंटिकल वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेलोसिटी, ऐसी दो वेव्स होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसी दो वेव्स जब इंटरफेयर करती है, मतलब सुपर इम्पोज होती है ऐसी दो वेव्स, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। मतलब क्या, देखो एग्जांपल देके बताती हूँ। यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग ली, वो स्ट्रिंग को हमने एक वॉल के ऊपर टाई किया ऐसे, और फिर हमने इस स्ट्रिंग को मूव किया। मूव करने के बाद ये स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट होगी, और ये वेव जनरेट होने के बाद यहाँ पे टकराएगी। अब हमें पता है अगर ये फिक्स्ड एंड है तो यहाँ से टकराने के बाद जहाँ क्रेस्ट है वहाँ ट्रफ प्रोड्यूस होगा, जहाँ ट्रफ है वहाँ क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा। अगर ये फिक्स्ड एंड है तो हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में स्टडी किया। तो जब ये यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ क्या टकरा रहा है, इस स्ट्रिंग को, एंड को, दैट इज ट्रफ। तो ये ट्रफ है, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस्ड होगा, क्रेस्ट प्रोड्यूस्ड होगा। और फिर ये वेव जो न्यू वेव यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है वो यहाँ से ट्रांसमिट होगी ऐसे, राइट। तो ऐसी दो वेव्स जिनका अभी देखो यहाँ से जो जनरेट हुई है, ये जो वेव है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। जो यहाँ से जनरेट होगी उसका एम्पलीट्यूड, जिसका जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना ही इसका एम्पलीट्यूड है। उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन एक वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी वेव इस डायरेक्शन में जाएगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, और दोनों सुपर इम्पोज हो रही है। इसको कहा जाता है इंटरफेयर, दो वेव्स का इंटरफेरेंस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज ऑफ टू वेव्स। तो ऐसी, उसी को हमने सुपरपोजिशन भी कहा था। तो ऐसी दो वेव्स है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। लेकिन देखो इनकी एनर्जी जो है, ये दो वेव्स की एनर्जी जो है, जो ट्रैवल नहीं कर रही है, हमने यहाँ से जनरेट की और यहाँ तक उसको भेजा, और यहाँ से वो वापिस आई। मतलब ये जो भी वेव्स है वो इनकी एनर्जी यहीं पे है, ऊपर नीचे ये पार्टिकल्स कर रहे हैं, बस ये एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रही है एक पॉइंट से। जैसे कि वाटर वेव्स होती है, वाटर वेव्स ट्रैवल करती है। अगर हमने स्टोन डाला, पत्थर डाला वाटर में, वो वहाँ से लेके कॉर्नर तक सभी पार्टिकल्स को मूव करते करते ट्रैवल करती है। तो ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। एक्चुअल में यहाँ जो वेव जनरेट हुई है वो वेव एक स्टेशनरी वेव है, और उनकी एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल नहीं करती। ये बात आपको याद, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एनर्जी ट्रैवल करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल नहीं होती। ये दो एंड के अंदर वो एनर्जी बंद है, वो एनर्जी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं कर रही है, ठीक है। इसी को कहा जाता है स्टेशनरी वेव्स। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पहले देखते हैं हम लोग। इसको देखो, मैं आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ाऊंगी, मतलब इक्वेशन क्या है स्टेशनरी वेव का वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली फील कराने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली स्टेशनरी वेव्स होता क्या है। अगर आपको एक बार ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंडिंग मस्ट है इस टॉपिक के लिए, थ्योरेटिकली आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, तब तक आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आएंगे। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लोगे, क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे, रट के लिख सकते हैं, लेकिन उसका फील आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली पढ़ाने की कोशिश करूँगी। हर एक पॉइंट को नोट डाउन करो,
क्योंकि आपके बुक में उन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन वगैरह दिया है। तो इक्वेशन के पहले मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं एक फॉर्मेट में। तो बच्चों इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो क्या है। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स हम किसको कहेंगे, जिसका एम्पलीट्यूड सेम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, आइडेंटिकल वेव्स उनको कहा जाता है। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ से ट्रैवल कर रही है, मतलब ये पाथ है उनका, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, बट एक वेव इस डायरेक्शन में है और दूसरी वेव इस डायरेक्शन में है। ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शंस इंटरफेयर विथ ईच अदर, देन द रिजल्टेंट वेव, ये जो वेव बनी है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको लिख लो। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शंस इंटरफेयर विथ ईच अदर, रिजल्टेंट वेव कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव, और इसी को कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। आपके बुक में ये वर्ड उन्होंने कहीं पे भी नहीं यूज़ किया है, बट इसको स्टैंडिंग वेव भी कहा जाता है। स्टैंडिंग वेव क्यों, क्योंकि ये ट्रैवल नहीं कर रही है एक ही जगह पे। मैं आपको बोला ना, दो एंड के अंदर ये एनर्जी फिक्स्ड है, यहाँ से दूर तक ये एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रही है, दो एंड के अंदर ये एनर्जी फिक्स्ड है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। सपोज हमने कंसिडर किया, एक रबर लिया, सपोज ये रबर लिया हमने, एक ऐसा रबर है, ओके, रबर बैंड है ऐसे कंसिडर करो। इस रबर बैंड को स्ट्रेच करके हमने बीच में इसको वाइब्रेशन दिया। वाइब्रेशन देने के बाद क्या होगा, ये रबर बैंड ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे रहेगा, अंदर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, फिर कम होते होते कम होते होते कम होते होते कम होते होते यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सिमिलरली इसी डायरेक्शन में कम होते होते कम होते होते कम होते होते यहाँ तक वो एम्पलीट्यूड जीरो रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये एनर्जी जो है इस रबर बैंड के, ये दो एंड के अंदर फिक्स्ड है, ट्रैवल नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो वेव हमें मिल रही है वो एक स्टैंडिंग वेव मिल रही है, मतलब एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वेव इस डायरेक्शन, दो वेव इंटरफेयर कर रही है, दोनों भी आइडेंटिकल है। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल वेव्स। जैसे कि गिटार सितार की जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो वेव्स जनरेट होती है वो भी कौन सी होती है, स्टेशनरी वेव्स होती है। आगे जाके उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी इसके बस एग्जाम्पल्स याद रखो। एग्जाम्पल्स देखो क्या है इसके। तो इसका एक पहला एग्जाम्पल है स्ट्रिंग वेव। ऑर्गन पाइप में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है वो भी इसके स्टेशनरी वेव्स होती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। और स्ट्रिंग वेव कौन सी है, जो कि गिटार में प्रोड्यूस्ड होती है, सितार में प्रोड्यूस होती है, वो सभी स्ट्रिंग वेव्स यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं इस वेव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये वेव फॉर्म कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसा होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स में आपके बुक में उन्होंने बस एक एग्जाम्पल देके, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ, मतलब बाय यूजिंग द वेव इक्वेशन यूज़ करके हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने रिफ्लेक्शन देखा था, स्टेशनरी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देखा था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड लिया था, एक वॉल, और वॉल को हमने एक स्ट्रिंग टाई की थी, राइट ना, और उसके ऊपर एक वेव हमने भेजी थी। ये स्ट्रिंग से हमने एक वेव भेजी थी, हमने स्टडी किया ऑलरेडी। और यहाँ से ये टकराने के बाद ये वेव का जो क्रेस्ट है वो क्या बन गया था, ट्रफ बन गया था। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वेव कुछ इस प्रकार हमें मिली थी, ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है इस डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन भी हमने देखा था। ये वेव का इक्वेशन कौन सा रहेगा, दिस इज वाई इंसिडेंट, और ये वेव का इक्वेशन रहेगा वाई रिफ्लेक्शन। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वेव हमने स्टडी किया था, दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमने इक्वेशन स्टडी किया था। इस डायरेक्शन में जा रही है तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो क्या आएगा, अब इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए है, इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, माइनस ए, मतलब ये हमने लिखा था माइनस ए, और डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ माइनस लिया है। निगेटिव एक्स डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हमने स्टडी किया था, राइट। तो अभी इस डायरेक्शन के लिए ये वेव होती है, इस डायरेक्शन के लिए ये, तो ये दोनों का जो नेट वेव हम निकालेंगे
अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट वेव क्या होती है, दोनों की एडिशन होती है। मतलब वाई इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्शन वेव, मतलब ये दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिलती है, नेट वेव मिलती है। तो इसका एक टेबल हम लोग बनाएंगे और उसके हिसाब से हम स्टेशनरी वेव को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका इक्वेशन भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, हर एक टाइम के लिए पार्टिकल कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको बताती हूँ। टाइम मतलब आपको पता है टाइम हम लोग वेव में कैसे लेते हैं। अगर आपने ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन अगर ठीक से स्टडी किया है, अगर उसको अंडरस्टैंड किया है प्रॉपरली, तो आपको पता है वेव का टाइम कौन से पॉइंट पे कितना होता है। वापस एक बार मैं आपको बता देती हूँ टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वेव का। देखो वेव का टाइम हम लोग कैसे लेते हैं, मतलब टाइम अगर आपको कौन से सेकंड पे वेव कहाँ पे, ये अगर आपको निकालना है तो यहाँ के टाइम को हम लोग 0 लेते हैं, राइट ना। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई तो टाइम कितना था, 0। फिर यहाँ पे जो टाइम होता है इसको हम क्या लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज T/4। ये टाइम कितना होता है, T/4 होता है। यहाँ पे जो होता है वो कितना होता है, T/2, हाफ टाइम, हाफ का हाफ यहाँ पे T/4 आएगा। फिर यहाँ पे 3 हाफ मतलब कितना होगा, 3T/4 होगा, राइट। और यहाँ पे कितना होता है, टोटल T होता है। ऐसे टाइम बढ़ता जाता है। वापस यहाँ पे हम T/2 ऐड करेंगे, इसमें वापस उसमें T/2 ऐड करेंगे, T/2 ऐड करते जाना है बस आपको। इसमें T/2 ऐड किया तो कितना आएगा, T + T/2 आएगा। तो ये कितना बनेगा, 2T + 1T मतलब 3T/2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3T/2, यहाँ पे 4T/2, ऐसे ऐड करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो टाइम ऐसे एक वेव के लिए 0 से लेके T/4, T/2, 3T/4 एंड T, इसके लिए जो वाई नेट इक्वेशन है हमने लिया, कौन सा, YI + YR, वो क्या रिएक्ट करेगा, उससे स्टेशनरी वेव क्या रिएक्ट करेगी ये मैं आपको बताती हूँ। और फिर हम लोग एक कंबाइन वेव बनाएंगे, मतलब वेव को हम लोग स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे पार्टिकल की रिएक्शन क्या थी, सभी पार्टिकल्स की, स्ट्रिंग के सभी पार्टिकल्स की इस टाइम के लिए क्या रिएक्शन थी, इस टाइम के लिए क्या रिएक्शन थी, इस टाइम के लिए क्या रिएक्शन थी, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेशनरी वेव की जो रिजल्टेंट वेव मैंने आपको बताई वो मैं आपको बताऊंगी, वो फाइनल में दिखाऊंगी, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, उसके बाद हम लोग उसकी वेव ड्रॉ करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस टेबल में पहले कॉलम में हम लेंगे टाइम, दूसरे कॉलम में इंसिडेंट वेव जो है, जो यहाँ से जा रही है इस डायरेक्शन से, उस वेव का इक्वेशन क्या रहेगा वो हम देखेंगे। उसका इक्वेशन हमने क्या देखा, A sin ωt - kx, ये इक्वेशन हमने देखा। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है उस वेव का इक्वेशन क्या रहेगा, YR - A। अभी ये हमने फिक्स्ड एंड की वेव देखी है, रिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स्ड एंड, फ्री एंड का नहीं, हम फिक्स्ड एंड के लिए स्टडी कर रहे। ωt - kx, सॉरी -A sin ωt प्लस साइन रह गया, एक मिनट है, इसको मैं ठीक से लिखती हूँ, YR -A sin ωt प्लस kx, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड है, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, नेट वेव। नेट वेव क्या होती है, YI + YR। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको जब डायग्रामेटिकली इसको दिखाऊंगी तब आपको एकदम क्लियर होगा। ये आपके बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ हर एक पॉइंट को नोट डाउन करो जो मैं बता रही हूँ, उसकी ठीक से नोट्स बनाओ। उसके बाद आप बुक को हाथ लगाओ तो आपको बराबर समझ में आएगा मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 0 टाइम के लिए। 0 टाइम मतलब आपका जो T है दैट इज इक्वल टू 0। देखो इस वेव को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये A क्या शो करता है, दिस शोज द एम्पलीट्यूड। इसमें ये T ωt है, मतलब ये टाइम शो करता है। इस टाइम के लिए वेव की kx मतलब पोजीशन क्या है ये बताती है साइन वेव की, ठीक है। ωt इतने टाइम के लिए kx मतलब उस वेव की पोजीशन क्या है वो शो करता है। यहाँ k शो करता है वेवलेंथ,
लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा, मतलब वेव नंबर दिखाता है के, और ओमेगा टी क्या दिखाता है, दैट इज ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी शो करता है 2 पाई एन। तो देखते हैं हम टाइम टी यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अगर हम टाइम 0 पुट करेंगे तो ए साइन ओमेगा टी इंटू 0, मतलब ओमेगा इंटू 0 होगा, माइनस के एक्स रहेगा। तो यहाँ पे ये टर्म तो पूरी 0 बनेगी, माइनस के एक्स यहाँ पे बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे ए साइन माइनस के एक्स, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस साइन जो है, माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ए साइन के एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये ओमेगा टी यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ प्लस के एक्स है, लेकिन ऑलरेडी इसको माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए साइन के एक्स आएगा अगर हमने टी 0 पुट किया तो। अब वाई नेट हमें निकालना है, मतलब क्या होगा, वाई नेट इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर, इसकी वेव हमें ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों की एडिशन होगी, टी इज इक्वल टू 0 के लिए इन दोनों की एडिशन होगी, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस ए साइन के एक्स माइनस ए साइन के एक्स कितना बनेगा, माइनस 2a साइन के एक्स, मतलब इसका एम्पलीट्यूड देखो कितना है, माइनस 2a साइन के एक्स, माइनस मतलब नीचे की डायरेक्शन आएगी, राइट ना। साइन की वेव मैंने ऑसिलेशन चैप्टर में बताई है, साइन की वेव कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉस की वेव कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। ऑसिलेशन चैप्टर ज़रूर स्टडी करो, इसलिए मैंने आपको बताया था ये चैप्टर स्टडी करने से पहले ऑसिलेशन पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, 0 के बाद क्या होता है, t/4, t/2 का हाफ कितना होता है, t/4, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लिया t/4। अब हम लोग यहाँ पे t की जगह पे t/4 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस ये ओमेगा टी की टर्म लेती हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। ओमेगा टी को हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा को हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई/t लिखते हैं, राइट ना। 2 पाई n होता है पाई डिवाइड बाई टी, तो यहाँ 2 पाई/t लिखती हूँ, और t की जगह पे हम क्या डालेंगे, t/4 डालेंगे। तो t/4 डालने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो ये t कैंसिल होगा एंड 2 2 जा 4 होगा, मतलब ये टर्म हमें कितनी मिलेगी, π/2 मिलेगी। तो देखो ये टर्म हमें मिली π/2, तो ये क्या बनेगा, a साइन π/2 माइनस के एक्स। तो देखो ये क्या बन गया, साइन π/2 होता है 90 माइनस के एक्स। हमने 11th में एक टेबल स्टडी किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में एक टेबल स्टडी किया था, आपको याद होगा। π/2 माइनस के एक्स मतलब 90 माइनस के एक्स क्या होता है, 90 माइनस के एक्स होता है कॉस, मतलब 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ साइन 90 माइनस के एक्स की जगह पे हम थीटा की जगह पे के एक्स है, तो हम क्या लेंगे, कॉस के एक्स लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए कॉस के एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ 90 प्लस थीटा आएगा, सेम है बट यहाँ माइनस की जगह पे प्लस है, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस। तो 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन इसको माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस ए कॉस थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री का वो टेबल देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये के एक्स है, तो ये भी क्या आएगा, के एक्स आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों की एडिशन हमें करनी है, ये प्लस ए कॉस के एक्स है और ये माइनस ए कॉस के एक्स है, तो प्लस माइनस यहाँ पे 0 बनेगा, मतलब नेट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टाइम t इज इक्वल टू t/2। t/2 के लिए स्टेशनरी वेव क्या रिएक्ट करेगी, देखो अब हम यहाँ पे t की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा t डालती हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 पाई/t इंटू टी की जगह पे हम t/2 पुट करेंगे। तो ये 2 कैंसिल होगा, t कैंसिल होगा, बचेगा बस पाई, एंड साइन पाई माइनस के एक्स, मतलब साइन पाई मतलब कितना, 180, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज साइन थीटा होता है, प्लस साइन थीटा होता है। तो ये कितना बनेगा, ए साइन के एक्स बनेगा, ठीक है। ये ए साइन के एक्स बना, यहाँ पे क्या आएगा, साइन पाई प्लस थीटा आएगा। साइन पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बनेगा ए साइन के एक्स। समझ में आया, देखो ये साइन पाई प्लस थीटा बनेगा, यहाँ माइनस थीटा था, अब क्या बनेगा, साइन पाई प्लस थीटा होता, पाई माइनस थीटा होता है साइन के एक्स मतलब साइन थीटा, एंड पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा।
ठीक है। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, वो निगेटिव बनेगा। तो ये निगेटिव है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव बनेगा पॉजिटिव। अब इन दोनों को ऐड करके हमें यहाँ पे लिखना है, वो बनेगा 2a sin kx। देखो ये टेबल आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपके बुक में दिया भी नहीं है, आपको स्टडी करना है तो करो, लेकिन आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद देखो t इज इक्वल टू हम लेते हैं, ये 0 हो गया, t/4 हो गया, t/2 हो गया, अब क्या आएगा 3t/4 आएगा, ठीक है। अब 3t/4 पुट करके देखो क्या आता है, 2π/t डिवाइड बाय इंटू 3t/4, तो ये 2 2 ज़ा 4 बनेगा, ये tt कैंसिल होगा, ये बनेगा 3π/2। 3π/2 मतलब होता है 270, तो ये बनेगा 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन जो है वो बनता है कॉस, और वो आता है आपका माइनस कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -a कॉस। उसके लिए वो टेबल आपको देखना ही पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो मैंने पढ़ाया है। तो ये बनेगा -a कॉस थीटा, ठीक है, मतलब -a कॉस kx। सिमिलरली यहाँ पे प्लस आएगा 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा के लिए आता है माइनस कॉस थीटा आता है, मतलब ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बनेगा +a कॉस थीटा। यहाँ पे देखो अल्टरनेट 0 आ रहा है, तो ये माइनस प्लस क्या बनेगा वापस यहाँ पे 0। यहाँ थीटा की जगह पे हम क्या लेंगे kx, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस बिकम्स प्लस, ओके। अब देखो नेक्स्ट लास्ट टाइम बचा है, दैट इज एक वेव का हम पूरा स्टडी कर रहे हैं, दैट इज t। अब हम लोग इसकी जगह पे t पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा 2π डिवाइड बाई t इंटू टी, मतलब ये t कैंसिल होगा और ये 360 बनेगा, राइट। 360 माइनस थीटा मतलब कहाँ पे आ गया ये 360 माइनस थीटा, मतलब वापस पीछे, मतलब वापस वही क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे -a साइन kx आएगा। यहाँ साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस है, तो ये -a साइन kx आएगा। सिमिलरली 360 प्लस थीटा भी होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे -a साइन kx आएगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन आगे ऑल पॉजिटिव, मतलब ये ऑल पॉजिटिव में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो -a साइन kx आएगा, ये माइनस माइनस बिकम्स 2a साइन kx। देखो अब आपको बस इसके ऊपर फोकस करना है, जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट मिला है उसके ऊपर फोकस करना है। अब हम लोग इसकी वेव निकालेंगे। पहले आप लोग ये टेबल नोट डाउन कर लो ठीक से, उसके बाद हम इसका ग्राफ निकालेंगे, और वो ग्राफ के ऊपर में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके लिए मैं ये दोनों साइड रफ करती हूँ, बस यही टेबल रहने दूंगी, उसके ऊपर से मैं ग्राफ निकालूंगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। तो बच्चों अब हम इसका ग्राफ निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या मिला -2a साइन kx। तो मैंने आपको बताया था -2a मतलब नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, और साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, राइट। और कॉस का ग्राफ यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको ऑसिलेशन में बताया है। तो साइन का ग्राफ है तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, माइनस है इसीलिए वो नीचे से स्टार्ट होगा, तो -2a साइन kx मतलब ऐसे वो स्टार्ट होगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना है -2, ठीक है। यहाँ तक ही निकाला तो भी काफ़ी, हमें एक ही वेव वैसे निकालनी है। तो ये हो गया -2a का। दूसरी बार क्या है 0, मतलब t इज इक्वल टू t/4 के लिए, मतलब देखो 2a साइन kx, तो सभी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो गए नीचे की डायरेक्शन में, उसके बाद आगे के पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में, उसके बाद यहाँ के पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में, फिर उसके बाद t/4 के लिए सभी पार्टिकल कहाँ रहेंगे 0 में, मतलब यहाँ सभी पार्टिकल कहाँ रहेंगे 0 में रहेंगे। उसके बाद 2a साइन kx t/2 पे नेक्स्ट टाइम पे सभी पार्टिकल क्या होंगे 2a साइन kx, मतलब वेव क्या मिलेगी आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद
3t/4 पे वापस कहाँ आ गए वो 0 पे, एंड 4t/4 सॉरी लास्ट में t के लिए 2a sin kx, यहाँ पे आई थिंक सो -2, गलती से मैंने 2a sin kx -2 माइनस माइनस बराबर, ये -2a sin kx मतलब अल्टरनेट, वापिस ये अभी कहाँ जाएंगे नीचे की डायरेक्शन में। मतलब देखो अब देखो यहाँ पे ये t/2 यहाँ 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 ये सभी पॉइंट्स देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ 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 देखो, यहाँ के पॉइंट्स देखो, सिर्फ इस पोर्शन को देखो। t/0 पे t=0 पे सभी पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ पे थे और ये पार्टिकल ऊपर थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, सभी पार्टिकल मतलब देखो ये इस पार्टिकल के लिए ये हाथ है, उसके बाद क्या हुआ t/4 के लिए सभी पार्टिकल कहाँ आ गए 0 पे। अब उल्टा हुआ, जो पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट कर रहे थे अब वो नीचे वाइब्रेट करेंगे, जो नीचे वाइब्रेट कर रहे थे वो ऊपर, मतलब ये पार्टिकल नीचे जाएंगे, वो बाकी दूसरे पार्टिकल ऊपर जाएंगे इस टाइम के लिए। वापिस सभी पार्टिकल कहाँ आ गए 0 पे। वापिस दूसरे सेकेंड पे जो पार्टिकल नीचे थे वो अभी ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, जो ऊपर वाइब्रेट कर रहे थे वो नीचे, मतलब यहाँ पे देखो ये पार्टिकल नीचे वाइब्रेट कर रहे थे, फिर 0 पे आ गए, फिर ऊपर वाइब्रेट करने लगे, फिर 0 पे आ गए, फिर नीचे वाइब्रेट करने लगे। समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे ये पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट कर रहे थे, फिर 0 पे आ गए, फिर नीचे वाइब्रेट करने लगे, फिर 0 पे आ गए, फिर ऊपर वाइब्रेट करने लगे। ऐसे अल्टरनेट हो रहा है। यहाँ पे वापस वो पार्टिकल नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर 0 पे आ गए, फिर ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर 0 पे आ गए। मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हर एक पार्टिकल देखो, सपोज मैं यहाँ का एक पार्टिकल कंसीडर करती हूँ तो ये पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसी जगह पे यहाँ का पार्टिकल देखो ऐसे, वापिस 0, वापिस ऊपर, वापिस 0, वापिस ऊपर नीचे। मतलब हर एक पार्टिकल उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, वो उसी जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, उसी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमने ऑसिलेशन में स्टडी किया था। तो यहाँ पे देखो अगर ये पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ही रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ज़्यादा ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ का एम्पलीट्यूड कम है कम रहेगा, ये कम रहेगा, ये कम रहेगा, ये कम रहेगा, उससे भी कम। और यहाँ का पार्टिकल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाइब्रेट ही नहीं हो रहा है, वो 0 का 0 पे ही है, यहाँ पे भी 0 है, उसको कुछ लेना देना नहीं बाजू के पार्टिकल कहाँ मूव हो रहे हैं, वो 0 पे उसकी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। देखो ये इसका 0 डिस्प्लेसमेंट है, हर एक जगह पे वो पार्टिकल है, यहाँ पे है 0 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी है 0 डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ पार्टिकल है यहाँ पे जो उनका डिस्प्लेसमेंट छोड़ नहीं रहे, उनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना है 0 है, चाहे टाइम आप कुछ भी चेंज करो वो उनका डिस्प्लेसमेंट छोड़ नहीं रहे। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, यहाँ का पार्टिकल ये मैक्सिमम ही मूव होगा, यहाँ का पार्टिकल उसको इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, उसको इतना ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों साइड से वो इतना ही डिस्प्लेस करेगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। मैंने ये हर एक टाइम के, लेकिन एक ही पार्टिकल का हमने डायरेक्शन बताया है, बट उसको अलग अलग करके बताया है। यहाँ का पार्टिकल इतना ही डिस्प्लेस होगा, इससे ज़्यादा ये पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, इससे ज़्यादा ये पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। और अगर हम इसको कंबाइन करके लिखे रिजल्टेंट, तो देखो ये वेव हमने ऐसी ड्रॉ की और ये बन गई आपकी रिजल्टेंट वेव। और इसी को तो हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था स्टेशनरी वेव। तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, उसके बाजू वाले पार्टिकल का उससे कम है, उससे बाजू वाले पार्टिकल का उससे कम, उससे कम, उससे कम, एंड देन 0, वापिस बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड। यहाँ के जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे, वो बस अपने आप ऊपर नीचे। इसके पहले प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था, वो एनर्जी वाटर वेव्स में एनर्जी क्या हो रही थी, ट्रांसफर हो रही, मतलब हर एक पार्टिकल को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा था, हर एक पार्टिकल को 0 एम्पलीट्यूड मिल रहा था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ का पार्टिकल जो है उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कभी नहीं मिलेगा, वो 0 पे ही रहेगा। यहाँ का जो पार्टिकल है उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उसको 0 कभी नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम पे ही रहेगा।
और यहाँ का पार्टिकल जो है उसका इतना ही एम्पलीट्यूड, मतलब हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे फिक्स्ड है, उनका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल नहीं हो रही है। ये डिफरेंस है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव को ही ट्रैवलिंग वेव कहते हैं हम लोग, और ये स्टेशनरी वेव है। दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल नहीं होती है, लेकिन ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रैवल होती है। तो ये हमें रिजल्टेंट वेव मिली, इसको अगर हम टिक से ड्रॉ करें तो ठीक है। पहले पार्टिकल नीचे गया, जैसे कि t=0 पे पार्टिकल नीचे गया, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखा था। रिफ्लेक्शन में क्रेस्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रफ, उधर से वेव आई थी ना। तो पहले पार्टिकल कहाँ गया, नीचे गया, फिर वापस कहाँ आया, 0 पे, वापस कहाँ गया, ऊपर गया, फिर कहाँ आया, 0 पे, फिर नीचे। यहाँ का पार्टिकल पहले ऊपर था, फिर कहाँ आया, 0 पे, फिर कहाँ गया, नीचे, एंड देन 0, एंड देन ऊपर। ऐसे पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं, और लेकिन कोई पार्टिकल यहाँ पे 0 पे ही है। तो अभी हम लोग ये दो पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं, जो 0 पे हैं और जो मैक्सिमम पे है। इन दोनों पार्टिकल्स की हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब ये मैंने आपको थोड़ा फील दिलाया डायग्रामेटिकली, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। इसका अभी हम लोग, आपके बुक में इन्होंने इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन क्या फॉर्म करना है। तो पहले हम इसका इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद हम जो पार्टिकल जिनका 0 डिस्प्लेसमेंट है उनको क्या कहते हैं, और जिनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चों अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। देखो सबसे पहले हमने दो वेव्स ली है यहाँ पे। एक वेव जो जा रही थी ऐसी वेव, उसको हमने इंसिडेंट वेव कहा था, और दूसरी वेव जो रिफ्लेक्ट हो रही थी उसको हमने रिफ्लेक्टेड वेव कहा था। YI एंड YR ऐसे हमने उनको नाम दिए थे, राइट। तो अभी उन दोनों के इक्वेशंस हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो पहली वेव हमने देखी YI इज इक्वल टू, क्या लिया था हमने, A साइन नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव को हम क्या कहते हैं, दिख नहीं रहा है, सॉरी। ओके, YI इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस KX। पॉजिटिव के लिए हम क्या साइन लेते हैं, माइनस। उसके बाद दूसरी वेव हमने देखी थी YR इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस KX। अभी यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड लिया तो निगेटिव आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड लिया तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिया A साइन, दोनों का साइन हम लोग पॉजिटिव ही रखते हैं, ओमेगा टी माइनस KX ओमेगा टी प्लस KX, ठीक है। अब देखो आगे हमने नेट डिस्प्लेसमेंट लिया था। नेट इज इक्वल टू क्या होता है, YI प्लस YR, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे, अभी हमने डायग्रामेटिकली पढ़ा, अभी हम इसी को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और उसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो YI प्लस YR, YI क्या है यहाँ पे, A साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस A साइन ओमेगा टी प्लस KX, ठीक है। A साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस A साइन ओमेगा टी प्लस KX। अब यहाँ पे हम लोग A कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे A इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस साइन ओमेगा टी प्लस KX। अभी यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला देखो क्या है, दैट इज इक्वल टू टू साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D डिवाइड बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, लास्ट ईयर में हमने स्टडी किया है। तो यहाँ C की जगह पे ओमेगा टी माइनस KX है एंड D की जगह पे ओमेगा टी प्लस KX है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट टू साइन ब्रैकेट में C प्लस D, मतलब ओमेगा टी माइनस KX प्लस ओमेगा टी प्लस KX डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू कॉस, यहाँ पे लिखती हूँ, इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस KX, और माइनस करना है तो ये आएगा माइनस ओमेगा टी माइनस KX डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखो हमें क्या मिलता है, ओमेगा टी
माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसिल होगा और ओमेगा टी बनेगा प्लस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं दैट इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 2 साइन 2 ओमेगा टी, ये ओमेगा टी 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू के एक्स कैंसिल होगा, कॉस यहाँ ओमेगा टी कैंसिल होगा एंड माइनस के एक्स कितना बनेगा माइनस 2 के एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी इन दोनों में 2 कैंसिल होता है, 2 कैंसिल होता है, तो इक्वेशन हमें मिलता है y नेट इज इक्वल टू 2a, ये 2a बनेगा 2a इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग बस कॉस के एक्स लिखेंगे क्योंकि कॉस माइनस के एक्स है लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बनेगा कॉस के एक्स। मतलब इक्वेशन देखो क्या बना, y नेट इज इक्वल टू 2a, ये कॉस एक्स में इधर लिखती हूँ कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो देखो बच्चों, ये जो आपको इक्वेशन मिला है इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ऐसा कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिखे 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या फिर माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में साइन भी रहा, साइन या माइनस प्लस कुछ भी रहा तो लेकिन इस फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव कहेंगे। सिर्फ यही नहीं, ऐसे दिखने वाले सभी इक्वेशंस साइन कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में, जितनी भी इक्वेशंस है वो सभी क्या रहेंगे आपके स्टेशनरी वेव के इक्वेशन रहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे देखो, इससे हमें पता ये चलता है, अभी हमने देखा कि पार्टिकल का टाइम चाहे कुछ भी हो लेकिन पार्टिकल टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ये बात आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है स्टेशनरी वेव के। ठीक है, इसके पॉइंट्स मैं आपको लिख के ही देती हूँ, अभी फिलहाल बस आप ये इक्वेशन याद रखो। ठीक है, इसमें ये जो है 2a cos के x ये क्या दिखाता है, इट शोज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मतलब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अभी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, ये कौन दिखा रहा है, ये 2a cos के x एम्पलीट्यूड है ना, 2a cos के x, के मतलब क्या, लैम्बडा मतलब वेव नंबर। ठीक है, x मतलब क्या, इसके यहाँ पे पोजीशन, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, कहाँ का पार्टिकल, ये कौन दिखा रहा है, ये x दिखा रहा है। 2a मतलब इसका एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट है ये हमें क्या दिखा रहा है, वो पार्टिकल की पोजीशन, और ये हमें क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो स्टेशनरी वेव के जितने भी पार्टिकल है वो उनकी पोजीशन ये इसके ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दैट डिपेंड्स ऑन दिस ओनली, वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल आप लोग ये इक्वेशन नोट डाउन करो, इसको कॉपी कर लो। इसको थ्योरेटिकली आप पढ़ सकते हैं लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मस्ट है, मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ। अभी इसको हम लोग जो मैंने डायग्रामेटिकली पढ़ाया था वो मैं आपको इसको थ्योरेटिकल में भी पढ़ा सकती हूँ, बताती हूँ। इसके बाद पॉज करके इसको नोट डाउन करें। तो देखो बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, इन स्टेशनरी वेव्स ऑल पार्टिकल्स डूइंग SHM विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। राइट ना, मैंने आपको बोला कि ये जो पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल यहीं पे है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, एक बार में वेव ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये हो गई पहली वेव, ये हो गई दूसरी वेव। तो देखो यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे ही है, यहाँ का पार्टिकल ये एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे जाएगा फिर वापस आएगा फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। राइट, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इतना ही रहेगा। उसके बाजू वाला पार्टिकल ऐसे इतने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, उसके बाजू वाला पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड से, उसके बाजू वाला उससे कम, उससे कम, उससे कम, देन जीरो। यहाँ पे उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, देन जीरो। इसका मतलब क्या, स्टेशनरी वेव में
हर एक पार्टिकल है, ये एक ही पार्टिकल ऐसे जूम वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। इन स्टेशनरी वेव्स ऑल पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स अलग अलग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट, लेकिन एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रहे। वही आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा। ये अपने आप एनर्जी लेके वाइब्रेट हो रहा है, उसकी एनर्जी बाजू वाले पार्टिकल को नहीं दे रहा है, बस उसको इतनी ही एनर्जी मिले, उतनी एनर्जी में खुश होके वाइब्रेट हो रहा है बस। और ये उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वो अपने आप ही वाइब्रेट कर रहा है सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड में। और यहाँ का पार्टिकल तो आपको टाइम कुछ भी दिया जाए लेकिन वो वाइब्रेट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रैवल होती है लेकिन स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी ट्रैवल नहीं होती। इन स्टेशनरी वेव्स एनर्जी इज नॉट ट्रैवल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन स्टेशनरी वेव्स एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ पार्टिकल बट नॉट ऑन टाइम। मतलब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये पार्टिकल जो है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो सपोज t इज इक्वल टू 0 के लिए ये पार्टिकल की पोजीशन ये है, ठीक है। तो ये पार्टिकल की पोजीशन ये है, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। इन केस ये अभी टाइम यहाँ पे 0 हो फिर भी ये पार्टिकल इतने ही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। टाइम यहाँ पे 0 है, कुछ देर बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम ही रहेगा। मतलब एक बार उसको एनर्जी मिल गई तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करा। यही पार्टिकल अगर यहाँ पे होता, इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। अब ये पार्टिकल अगर यहाँ पे होता तो इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या होता, इससे कम होता है। इसका मतलब क्या, अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अगर इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कि स्टेशनरी वेव्स में पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट पोजीशन। तो इसका जो इक्वेशन हमने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, y नेट इज इक्वल टू क्या होता है 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसमें ये kx, ये x क्या है, दिस x एक्सिस, और y क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एम्पलीट्यूड। तो ये kx, x मतलब क्या कि इसकी पोजीशन जो शो कर रहा है, तो ये जो फैक्टर है ये क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। तो किसी भी पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये t दिखा रहा है, मतलब टाइम के लिए ये फैक्टर है, तो इस फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये समझ में आए। अभी आपके बुक में ये जो दिया है kx, यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह दिया है, वो भी आपको मैं बता दूँ। ये इक्वेशन उन्होंने कुछ इस तरह दिया है, कॉस के की जगह पे उन्होंने 2π/λ यूज़ किया है, λx इंटू साइन 2πn इंटू टी, ऐसा इक्वेशन दिया है। तो ये और ये ओमेगा की जगह पे उन्होंने 2πn डाला, के की जगह पे 2π/λ, तो ये भी ये इक्वेशन रहेगा, बस मैंने आपको ओमेगा एंड kx के फॉर्म में बताया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, देखो लैम्बडा मतलब क्या, उसकी वेवलेंथ, तो 2π/λ इंटू एक्स, एक्स यहाँ पोजीशन दिखा रहा है, तो पोजीशन आपको क्या दिखाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, बट ना कि टाइम। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, यहाँ पे देखो ये पार्टिकल ऐसे हैं जो टाइम कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी जगह से हिलते नहीं, ओके, ये जो पार्टिकल्स है वो। उसके बाद कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, मैक्सिमम वाइब्रेशन दे रहे हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम वाइब्रेशन दे रहे हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिनिमम वाइब्रेशन दे रहे हैं, मतलब ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, मतलब ज़ीरो होता है, उनको हम कहते हैं नोड। तो यहाँ पे ये क्या है, नोड, दिस इज ऑल्सो नोड, दिस इज ऑल्सो नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड। और जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उनको कहा जाता है एंटी नोड। दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। तो देखो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है
यहाँ नोड एंटी नोड, देन नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, ये जो पॉइंट्स है ये हमें अल्टरनेटली मिल रहे हैं, राइट ना। नोड एंड एंटी नोड जो है वो हमें अल्टरनेटली मिल रहे हैं। उसके बाद मतलब पहला पॉइंट हमें मिला कि ये अल्टरनेटली हमें मिल रहे हैं, अल्टरनेट है नोड एंड एंटी नोड। दूसरा पॉइंट देखो, एक नोड और दूसरा नोड दोनों में कितना डिस्टेंस है आपको पता है कि एक वेव का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ, और वो हम किससे डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा होता है। तो इसका हाफ जो है यहाँ तक ये कितना रहेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है लैम्बडा, इससे हाफ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज लैम्बडा बाय 2। इससे हाफ कितना होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज लैम्बडा बाय 4। देखो हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है लैम्बडा, उससे हाफ लैम्बडा बाय 2, उससे भी हाफ लैम्बडा बाय 4। तो अब मुझे बताओ, ये है नोड, ये है नोड, एक नोड और दूसरे नोड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मिल रहा है, ये डिस्टेंस है लैम्बडा और ये इतना डिस्टेंस कितना है लैम्बडा बाय 2। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें, लैम्बडा बाय 2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब दो बाजू वाले पास वाले कॉन्जिक्यूटिव, उसके नेक्स्ट वाला, टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज नोड्स और एंटी नोड्स दोनों के बीच में। ये देखो ये एंटी नोड है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, मतलब ये एक वेव है ना, तो ये वेव का नेक्स्ट पार्टिकल कौन सा रहेगा, ये वाला, ये दूसरी वेव है, तो ये भी डिस्टेंस कितना है, दैट इज ऑल्सो लैम्बडा। देखो सेपरेट से निकालती हूँ, ये हम कितना लेते हैं, दैट इज लैम्बडा। तो ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, तो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, लैम्बडा। उसके बाद ये हाफ कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, लैम्बडा बाय 2, उससे हाफ कितना होगा, लैम्बडा बाय 4। तो दो एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, लैम्बडा बाय 2, मतलब दो नोड के भी बीच में लैम्बडा बाय 2 आ रहा है, दो एंटी नोड के भी बीच में कितना आ रहा है, लैम्बडा बाय 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स, दोनों के बीच में एंटी नोड्स इज इक्वल टू कितना है, लैम्बडा बाय 2। और दो नोड, एक नोड एंड एक एंटी नोड, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक नोड एंड एंटी नोड, लैम्बडा बाय 2 के भी हाफ, मतलब कितना, लैम्बडा बाय 4। ये डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 4, ये डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 2, एंड ये टोटल डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा। इसका मतलब थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड एंड एंटी नोड इज, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, लैम्बडा बाय 4। ये हमने डायग्रामेटिकली स्टडी किया। अब इसको आपको इक्वेशन का यूज करके प्रूव भी करना है। तो अभी आपको समझ में आया कि नोड एंड एंटी नोड, नोड का मतलब क्या होता है, द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड एज नोड, एंड पॉइंट वेयर displacement of the particle is 0 called as node, and the point where displacement of the particle is maximum called as antinode. तो इनकी दो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 2, ये हमें प्रूव करना है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंड एंटी नोड, वन नोड एंड एंटी नोड, एक नोड और एक कॉन्जिक्यूटिव, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए आपको जो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव हमने लिया है उसको हमें कंसीडर करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंडीशन फॉर नोड। नोड के लिए क्या कंडीशन रहेगी, देखो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव कंसीडर करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या है, अभी हमने प्रूव किया, y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है ये हमें क्या देता है, पोजीशन देता है, और ये हमें बताएगा नोड है कि एंटी नोड है, राइट। तो अगर ये 0 है, राइट ना, ये अगर x अगर 0 है, ये अगर 0 है तो हम बताएंगे नोड है,
और अगर ये जीरो मैक्सिमम है तो हम बताएंगे एंटी नोड है। तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे नोड है। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी नोड के लिए, 2a इंटू कॉस के एक्स, क्योंकि ये तो टाइम है, इसके ऊपर पोजीशन डिपेंड नहीं है, एक्स के ऊपर ही पोजीशन डिपेंड है। ये क्या होना चाहिए, नोड के लिए 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द नोड। एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम, दैट मीन्स ए शुड बी 0। तो यहाँ पे 2a cos के एक्स शुड बी 0, तो हमें डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। इसका मतलब ये 2a अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, cos के एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखो हमें x की वैल्यूज़ क्या मिलनी चाहिए, देखो ये हमने वेव निकाली, यहाँ पे हमें ये 0 है, नोड कहाँ मिल रहा है, देखो x क्या क्या होना चाहिए, ये क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज लैम्बडा बाय ये 0, ये लैम्बडा बाय 4, ये कितना होगा लैम्बडा बाय 2, ये कितना होगा 3 लैम्बडा बाय 4, ये कितना होगा लैम्बडा, राइट ना। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी ये कॉस के एक्स की वेव है ना, तो यहाँ पे कॉस की वेव में ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हम वेव निकालते हैं कॉस के एक्स। कॉस के एक्स मैंने आपको बोला है साइन ओरिजिन से शुरू होता है, कॉस कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। तो यहाँ से ये कॉस के एक्स की वेव हमने ड्रॉ की, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है वो कॉस के एक्स से, मतलब यहाँ पोजीशन कॉस वेव आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये होगा आपका 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, देखो एंटी नोड मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लैम्बडा बाय 2 मिलेगा, एम आई क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा बाय 2 को, और उसमें लैम्बडा बाय 2 ऐड करना है हमें। ये लैम्बडा बाय 2 का भी हाफ, पहले 0 उसके बाद लैम्बडा बाय 2 का हाफ, मतलब ये लैम्बडा बाय 4 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, देखो ये वेव हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी ऐसे, ओके। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, मतलब यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ पे ही बताती हूँ तो आपको समझ में, ये कितना रहेगा लैम्बडा, ये लैम्बडा का हाफ कितना होगा, दैट इज लैम्बडा बाय 2, मतलब यहाँ तक ये हाफ है, यहाँ तक कितना आएगा लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 का हाफ कितना आएगा लैम्बडा बाय 4, ये डिस्टेंस कितना है लैम्बडा, उसका हाफ लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 का हाफ लैम्बडा बाय 4, यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों को मिला के उसमें और लैम्बडा बाय 2 ऐड किया, मतलब 3 लैम्बडा बाय 4। उसके बाद यहाँ पे हमें कितना मिलेगा लैम्बडा, ठीक है। देखो ये लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 4, अगेन 0। इसके 4 पॉइंट्स, मतलब लैम्बडा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, देखो नोड हमें कहाँ मिल रहे हैं, एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है। नोड कहाँ मिल रहे हैं, लैम्बडा बाय 4 पे, 3 लैम्बडा बाय 4 पे, और यहाँ पे क्या आएगा 5 लैम्बडा बाय 4 आएगा, ठीक है। मतलब लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4 पे हमें क्या मिल रहा है, नोड मिल रहा है, 0 डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो आपका एक्स क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4। देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉस के एक्स के की जगह पे हम पुट करेंगे कॉस 2 पाई बाय लैम्बडा एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे हमें 0 मिलती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे हमें 0 मिलती है। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। अगर हम देखें तो कॉस 90 0 होता है, 90 का दूसरा, उसके बाद आएगा 270 0 होता है, उसके बाद 270 में और 90 ऐड करो, देन दैट इज रेडियन में आएगा 5 पाई बाय 2। इसको रेडियन में लिखना है आपको, क्योंकि ये पाई में है ना, इसको मैं रेडियन में लिखती हूँ। तो पाई बाय 2 को 0 आएगी, देन 3 पाई बाय 2 को 0 आएगी, कॉस की वैल्यू 5 पाई बाय 2 को 0 आएगी, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो पाई बाय 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स जो है वो इन एंगल के लिए ये एंगल होगा, तो आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर पाई बाय 2 आएगी तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कॉस 90 अगर हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कॉस 270 अगर हम डालेंगे
ये वैल्यू अगर 3π/2 हमने डाली तो हमें 0 मिलेगा, ये वैल्यू अगर हमने 2π/2 डाली तो हमें 0 मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आनी चाहिए, λ/4 आनी चाहिए, 3λ/4 आनी चाहिए। समझ में आया? देखो सबसे पहले वापस एक बार बताती हूँ, y = 2a cos kx × sin ωt है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा इसलिए मैं बता रही हूँ। 2a cos kx = क्या मिलना चाहिए, 0। ये 2 हमने इधर शिफ्ट किया 2a, तो ये 0 मिलेगा। cos kx = 0, तो k की वैल्यू हमने डाल दी 2π/λ इंटू x = 0। तो यहाँ पे कौन सा एंगल हम पुट करेंगे तो हमें cos की वैल्यू 0 मिलेगी, वो एंगल, ये एंगल हमने क्या लिया, π/2 लिया तो हमें 0 मिलेगा, 3π/2 लिया तो हमें 0 मिलेगा, 5π/2 लिया तो हमें 0 मिलेगा। तो ये सभी वैल्यूज़ के लिए हमें cos की वैल्यू 0 मिलेगी। उसके बाद हम लोग, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2π/λ इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो x 2π/λ x = सपोज π/2 है, तो मैंने ये 2π/λ इधर शिफ्ट किया तो ये क्या होगा, λ/2π होगा। तो पाई गेट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, λ 2 × 4, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, λ/4। तो है क्या λ/4, नोड हमें पहला नोड कहाँ मिल रहा है, λ/4 पे एग्जैक्टली। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 3λ/4, तो यहाँ x = हमें क्या मिलेगा, λ/4। नेक्स्ट देखते हैं, λ/2π एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे π/2 की जगह पे हम लेंगे 3π/2, तो 3π/2, तो ये क्या होगा, देखो लैम्बडा एज इट इज़ रहेगा, पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 3λ 2 × 4, 3λ/4। नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी 3λ/4 है। नेक्स्ट नोड हमें कहाँ मिल रहा है, 3λ/4, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, 5λ/4, नेक्स्ट हमें मिलेगा 5λ/4। मतलब ये x की वैल्यूज हमें मिल रही है, λ/4, 3λ/4, 5λ/4। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। ऑलरेडी हमने देखा कि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। तो सपोज हमने ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस मिलेगा। तो कितना आता है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, ये हमें प्रूव करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। तो ये 3λ/4 माइनस λ/4 करो तो λ/2 आना चाहिए, माइनस λ/4। सो दैट इज इक्वल टू, ये बेस सेम है तो ऊपर की सब्ट्रैक्शन होगी 3λ माइनस λ डिवाइड बाई 4, 3λ माइनस λ 2λ डिवाइड बाई 4, 2 2 = 4, तो ये हमें मिलेगा λ/2। सिमिलरली अगर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो λ/2 आएगा। मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना आता है, λ/2। तो इस कंडीशन के जरिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। आपके नोट्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है कंडीशन फॉर नोड। ऐसे ही आपको क्या निकालनी है, कंडीशन ऑफ फॉर एंटी नोड। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नोड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, 0। एंटी नोड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब ये हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रहेगा, 2a। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है उन्होंने, 2a तक। मतलब यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिलना चाहिए, 2a जितना मिलना चाहिए। तो वो हम लोग निकालेंगे। मैं पहले इसको रफ करती हूँ, उसके बाद हम लोग कंडीशन फॉर एंटी नोड देखेंगे। तो देखते हैं कंडीशन फॉर एंटी नोड। एंटी नोड मतलब कौन सा पॉइंट जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ये है एंटी नोड, ये है नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड एंड ये नोड। तो आपका x क्या आना चाहिए, देखो पहले 0, उसके बाद λ/2, उसके बाद λ। ठीक है, ऐसे आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं। तो कंडीशन फॉर एम्पलीट्यूड एंटी नोड क्या आएगी, एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैंने आपको क्या बोला, दैट इज इक्वल टू +-2a। मतलब ऊपर 2a या फिर नीचे 2a, +-2a ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो ये उसके लिए कंडीशन इक्वेशन देखो क्या है, 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, एम्पलीट्यूड इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब 2a cos kx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, +-2a होना चाहिए। ठीक है,
तो अभी ये 2a को अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा, cos के x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब cos की वैल्यू हमें +1 या -1 मिलनी चाहिए। सोच के रखो cos की वैल्यू कौन से एंगल को +1 -1 होती है। तो cos k की जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कौन से एंगल को +1 मिलता है, cos 0 हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। 180 -1 2 पाई 1, इसका मतलब cos 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसके लिए हमें +-1 मिलता है। तो यहाँ 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। कौन से एंगल के लिए, एंगल्स लिखो 0 2 पाई भी आएगा उसमें, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब x निकालते हैं। x क्या आना चाहिए, 0 लैम्डा बाई 2। एंटी नोड कहाँ पे है, देखो 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, अभी पहला x हम लोग निकालते हैं। तो 2 पाई बाई लैम्डा x इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट किया तो ये 0 ही आएगा, मतलब x इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 0। तो पहला x हमें क्या मिलेगा, 0। पहला एंटी नोड कहाँ पे है, 0 पे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मिल रहा है, या एंटी नोड 0 पे। मैंने कॉस वेव निकाली है, साइन वेव के लिए इसकी उल्टी कंडीशन होगी। साइन के लिए जहाँ पे हमें एंटी नोड मिल रहा है वहाँ नोड मिलेगा, क्योंकि देखो ये इक्वेशन हमारा क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे 0 के लिए हमें क्या मिलेगा, नोड, और लैम्बडा बाई 4 के लिए एंटी नोड। उल्टी कंडीशन रहेगी तो उस वक्त ये इक्वेशन भी चेंज होगा। इक्वेशन हमें क्या मिलेगा उस वक्त, ये इक्वेशन हमें मिलेगा 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन रहेगा अगर हमें साइन वेव मिली तो। मैंने आपको बोला ना, कुछ भी हो जाए, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है, उसमें 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है। तो उसके लिए ये इक्वेशन रहेगा। तो नेसेसरी नहीं है कि नोड इधर ही आना चाहिए, एंटी नोड इधर ही आना चाहिए। अगर कॉस के एक्स है तो उसके लिए नोड इधर आएगा, अगर साइन के एक्स है तो ये कंडीशन उल्टी रहेगी। मतलब जहाँ नोड की कंडीशन हमें मिली है वहाँ एंटी नोड की मिलेगी, जहाँ एंटी नोड की मिली है वहाँ नोड की मिलेगी। जो कंडीशन हमने देखी वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पाई के लिए। पाई के लिए क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पाई। तो पाई कैंसिल होगा और ये हमें मिलेगा लैम्बडा बाई 2। उसके बाद 2 पाई होगा तो पाई कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, ये 2 भी कैंसिल होगा, 2 पाई ही कैंसिल होगा और हमें बस लैम्बडा मिलेगा एंड सो ऑन। तो मिल रहा है, देखो पहला एंटी नोड 0 पे, दूसरा एंटी नोड लैम्बडा बाई 2 पे, तीसरा एंटी नोड लैम्बडा पे एंड सो ऑन। तो ऐसे हमें x की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, ये हो गया x। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड कितना मिलना चाहिए, लैम्बडा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड, तो सब्ट्रैक्शन करो, लैम्बडा बाई 2 माइनस 0 कितना मिलता है, लैम्बडा बाई 2। सिमिलरली लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2 कितना मिलता है, लैम्बडा बाई 2। मतलब दो एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस मिल रहा है, लैम्बडा बाई 2। तो कंडीशन ट्रू हो गई। समझ में आया सबको। ऐसे हम लोग इसके ऊपर आपके नोट्स में एक क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड और एंटी नोड इज लैम्बडा बाई 2 and the distance between node and adjacent antinode is lambda by 4। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लैम्बडा बाई 2 कैसे आता है, लैम्बडा बाई 4 कैसे आता है। लैम्बडा बाई 4 आप कैसे निकालोगे, एक एंटी नोड की वैल्यू लो और उसके बाद की जो नोड की वैल्यू है उनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। आंसर क्या आना चाहिए, लैम्बडा बाई 4 आना चाहिए। तो इसका आंसर आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया है, तो वो आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो कंडीशन मैंने बताई एज इट इज़ उसका आंसर लिखना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये नोड और एंटी नोड का टॉपिक है। अब हम आगे के टॉपिक देखते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक। वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है, ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। आई थिंक मुझे यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, और जो आगे के टॉपिक्स है आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। इट्स बेटर राइट ना। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, सभी है, वो सभी क्वेश्चंस मैं आगे के टॉपिक में, आगे की वीडियो में कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।